आज हमारी जो चर्चा होनी है, आज हमारा जो डिस्कशन होना है वो किस पर होना है? गुड मॉर्निंग कसीम। हमारा डिस्कशन, हमारी चर्चा होनी है एक स्कीम पर, पीएम जनमन। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि पीएम जनमन ये है क्या? तो आप नाम देख रहे हो, नाम यहां पर लिखा है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इस स्कीम का जो संबंध होगा, इस योजना का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं, उनके साथ। तो आज अपने इस परीक्षाबाज के प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं किसके बारे में? इस पूरी स्कीम के बारे में कि क्या है ये स्कीम और किन किन चीजों को हमें इस स्कीम के अंदर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएम जनमन। अब क्या है ये पीएम जनमन? तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसी स्कीम है जो 18 राज्यों, यानी कि इंडिया की 18 स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार, आप सब लोग जानते हो अंडमान निकोबार हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, एक संघ शासित क्षेत्र है। तो 18 राज्यों और अंडमान निकोबार में जो पीवीटीजी रहते हैं, पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय। अभी चर्चा करेंगे इनके बारे में कि पीवीटीजी क्या होते हैं। तो 18 स्टेट्स और अंडमान निकोबार में जो पीवीटीजीज रहते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या करना? इंप्रूवमेंट करना। ठीक, इस स्कीम के अंडर अगर आप देखोगे तो अराउंड 220 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जा रहा है, 220 जिलों को कवर किया जा रहा है, और 220 में लगभग 22,500 बस्तियों को कवर करेंगे। और उन 22,500 बस्तियों में 28 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको इस स्कीम का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और क्या काम किया जाएगा? तो काम किया जाएगा आवश्यक सुविधाओं पर, यानी कि जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। और 11 महत्वपूर्ण पहल हैं, यानी कि 11 इनिशिएटिव्स हैं जो इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे आप बोलोगे पक्का घर, मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज डेवलप करना, सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करना, पाइप से जलापूर्ति यानी कि पाइप्ड वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाना। तो ये इस स्कीम का क्या है? एक ओवरव्यू है कि पीएम जनमन जो स्कीम है वो क्या है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है और भी बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है। गुड मॉर्निंग अभिनव, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परीक्षावास की करंट अफेयर्स की क्लास में। और मैं फिर आप लोगों से कहूंगा एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ पाए। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ये पीएम जनमन जो नाम की स्कीम है, इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है और इसका लक्ष्य क्या है। कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, थोड़ी सी चीजें हम लोगों ने देखी। देखो, इस स्कीम को अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023-24 में, यानी कि 2023-24 का जो बजट था उसमें इस स्कीम को क्या किया गया? शुरू किया गया, अनाउंस किया गया, इसकी घोषणा की गई। और ये है क्या? तो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है, यानी कि जो हमारी पीवीटीजीज हैं, जो अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय हैं, उनके विकास को लेकर के ये एक मिशन है कि उनका हम क्या करें? संपूर्ण तरीके से होलिस्टिक मैनर में डेवलपमेंट करें। कब लॉन्च की गई? तो लॉन्च की गई थी जनजातीय गौरव दिवस पर। यहां से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? 15 नवंबर।
तो 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कहां पर? झारखंड के खूंटी में। झारखंड के खूंटी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम की शुरुआत कब हुई? 2023-24 के यूनियन बजट से। ठीक है, किस लिए लाई गई है? पीवीटीजी के डेवलपमेंट के लिए, पीवीटीजी के विकास के लिए। कब लॉन्च की गई? 15 नवंबर 2023 को, जिस दिन क्या होता है? जनजातीय गौरव दिवस होता है। और कहां पर शुरू की गई थी? खूंटी, झारखंड में। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमने बात की कि इसका लक्ष्य क्या है, देखो इसका लक्ष्य है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, ठीक, वो बेसिक फैसिलिटीज पीवीटीजीज तक पहुंच पाए। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, देखो हम बात कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे इंडिया इज डेवलपिंग, ओके, इंडिया इज बिकमिंग इकोनॉमिकली अ स्ट्रॉन्गर कंट्री। हर दिन हम आर्थिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, हम विकास करते जा रहे हैं। तो उस विकास का, उस डेवलपमेंट का लाभ, उसका बेनिफिट किसे मिलना चाहिए? जो पीवीटीजीज हैं इनको भी मिलना चाहिए। बाकी अगर सोसाइटी को उससे बेनिफिट मिल रहा है तो इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बात यह है कि भाई ये काम करेंगे कैसे? इनको ये बेसिक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कैसे करेंगे? किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो दो चीजें हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, यानी कि अलग अलग मंत्रालयों का अभिसरण। मतलब इसमें कोई एक मंत्रालय नहीं है। जैसे मैंने कहा ना 11 महत्वपूर्ण पहल हैं, है ना, 11 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं। तो उन 11 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस में ऐसा नहीं कि कोई एक मिनिस्ट्री वो काम कर रही है, उसमें लगभग लगभग 9 मिनिस्ट्रीज हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, ठीक है, वो सब मिलकर के काम करेंगे। और साथ ही क्या बोला गया? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की भागीदारी, जो समुदाय है उस समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी पहल के लिए गवर्नमेंट कोई भी एफर्ट करे, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करती तब तक वो पहल, वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम रहती है। तो ये हमने थोड़ा सा बात किया, ठीक है, पीएम जनमन के बारे में। अब अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पीवीटीजीज इन इंडिया। यानी कि ये पीवीटीजीज है क्या, इनका मतलब क्या होता है? देखो भारत की जितनी भी आबादी है, इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है, उस जनसंख्या में अगर आप देखोगे तो जनसंख्या का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जनजातियां आप सीधे सीधे कह सकते हो। अब भारत की जनसंख्या में, क्योंकि हमारे पास 2011 का जो जनगणना है उसके आंकड़े अभी तक हैं हमारे पास। अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चलें तो इंडिया के अंदर जो एसटी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो वो थी 10.45 सीआर, यानी कि 10.45 करोड़। और ये पॉपुलेशन अगर आप इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का देखोगे, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसके बारे में बात करोगे तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना हो जाती है? 8.6%, 8.6%। ठीक है, गुड मॉर्निंग फरीन। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या है? एसटी पॉपुलेशन की बात हो रही है, अभी मैं पीवीटीजी के बारे में नहीं बता रहा हूं। एसटी पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे तो 10.45 करोड़। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%, 8.6%। अब सुनिए आगे, एसटी के अंदर अगर आप देखोगे, हमने कहा ना जनजातीय समुदाय हैं, कितने ग्रुप्स आते हैं? तो इस पॉपुलेशन में 705 ग्रुप्स हैं, 705 जनजातीय समुदाय हैं, 705 ट्राइबल ग्रुप्स हैं 10.45 सीआर की पॉपुलेशन में। ठीक है, अब चलते हैं कि इस एसटी पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, आप कहोगे इन्हीं 705 ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सरकार ने क्या बोला है कि ये क्या है? हमारे पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया
सब ग्रुप विद इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हमारी अधिसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके अंदर ये एक उप समूह है। ठीक, अब भारत सरकार ने अभी तक अगर आप देखोगे इंडिया में कितने ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजी का दर्जा दे रखा है? 75, 75। ध्यान रखेंगे एसटी यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं? 705, 705। लेकिन पीवीटीजी कितने हैं? 705 नहीं है। पीवीटीजी की अगर आप बात करोगे तो केवल और केवल 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको क्या कहा गया है? पीवीटीजी। अब बात आती है कि इनको यह दर्जा दिया कब गया? कब सरकार ने कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को कहा कि भाई ये पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं? तो देखिए 1960-61 में एक कमीशन बनाई गई थी जिसे कहते हैं धेबर कमीशन। क्या कहते हैं? धेबर कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। धेबर कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर उसने जो सुझाव दिए थे, उनके सिफारिशों के आधार पर, सुझाव के आधार पर सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1975 में, 1975 में, सबसे पहले याद रखेंगे कब यह काम होता है? 1975। 1975 में गवर्नमेंट ने 52 ग्रुप्स, 52 ग्रुप्स को किसका दर्जा दिया? 52 ग्रुप्स को कहा कि ये कैसे हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि 75 ग्रुप्स हैं इंडिया में, और अब आप कह रहे हो कि 52 ग्रुप्स को यह दर्जा दिया गया था। बिल्कुल, 1975 में कितने ग्रुप्स इंक्लूड किए गए थे? 52। बाद में अगर आप देखोगे 1993, 1993 में सरकार 52 ग्रुप्स में 23 ग्रुप्स और क्या कर देती है? ऐड कर देती है। तो 1993 में आकर के संख्या कितनी हो जाती है? 1993 में आकर के ये नंबर हो जाता है 75 का। ठीक है, ये हो गई बात कि भाई पीवीटीजीज क्या हैं और कितने हैं। तो सीधी सी बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या है? एक सब ग्रुप है, इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं कि पीवीटीजीज का आइडेंटिफिकेशन किस आधार पर, मतलब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर पीवीटीजीज की पहचान करी सरकार ने। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जैसे यहां पर आपने देखा ना कि धेबर कमीशन ने क्या किया? धेबर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, अपनी सिफारिशें दी। तो ध्यान ये रखना है कि 1975 और 1993 में जब ये ग्रुप्स इंक्लूड किए गए थे तो उस टाइम पर इन्हें पीवीटीजीज नहीं कहा जाता था। उस टाइम पर इन्हें नाम दिया जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि आदिम जनजातीय समूह। ये जो पीवीटीजी टर्म है ना, ये पीवीटीजी टर्म 1975 से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसको यूज किया गया है कब से? 2006 से, 2006 से। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं कि भाई कौन से वो क्राइटेरिया हैं, कौन से वो मानक हैं, शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाता है या जिन्हें पूरा करना चाहिए किसी ग्रुप को पीवीटीजी के फॉर्म में आइडेंटिफाई होने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब एक सीधी सी बात है कि उस समूह के पास जो टेक्नोलॉजी हो ना, जो तकनीक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो आप कहोगे कि जो कृषि युग है हमारा उससे भी पहले की हो। कृषि युग मतलब वो फसलों का उत्पादन, क्रॉप कल्टीवेशन, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री ये सब ना करते हो। और अगर वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं करेंगे, अगर वो क्रॉप कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तो भाई फूड तो उन्हें भी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग यानी कि आखेट एवं संग्रहण, शिकार करेंगे जानवरों का, जंगल से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, अलग अलग उत्पाद जो हैं, जो कि उनके काम के हैं, उनको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आ जाती है डिक्रीजिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यानी कि उन समूहों की, उन ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन है ना, वो या तो स्थिर हो, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है,
और ना ही घट रही, या फिर पॉपुलेशन घट रही हो, जनसंख्या घट रही हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आइदर डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, रिलेटिवली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। देखो एक एक चीज है कि अगर आप नॉर्मल सोसाइटी से, सामान्य जो समाज है उससे अगर ट्राइबल कम्युनिटीज को कंपेयर करोगे, जनजातीय समुदायों की अगर तुलना करोगे, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर हमें लिटरेसी का लेवल, साक्षरता का जो स्तर है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज में भी देखेंगे कि ये जो पीवीटीजीज हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर भी पीवीटीजीज का हमें क्या देखने को मिलता है कि इनका लिटरेसी का लेवल, इनकी साक्षरता का दर और कम है। अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो इनके अंदर साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो 30 to 40% के बीच में मिलती है, 30 से 40% के बीच में मिलती है। बिल्कुल हाँ एकदम। ट्राइबल ग्रुप्स हैं 75 आइडेंटिफाइड्स हैं, वो सारी चीजें फरीन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा क्लास में लेट ज्वाइन करते हो, क्लास 10 बजे शुरू हो जाती है, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, है ना, गर्मा गर्म एक चाय पी करके और 10 बजे क्लास में आ जाया करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया ना। तो क्या क्या चीजें आई कि भैया देखो, टेक्नोलॉजी जो है ना, उनके काम जो है वो एग्रीकल्चर के एरा से पहले के होना चाहिए, कृषि युग से पहले के होना चाहिए। आखेट करते हो, शिकार करते हो, संग्रहण करते हो, जनसंख्या जो है वो या तो रुकी हुई हो या फिर क्या हो रही हो, घट रही हो। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, वो लिटरेसी रेट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और आ जाती, इसमें एक और चीज ऐड कर लेंगे आप लोग, और वो चीज क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी कि आर्थिक रूप से ये कैसे होने चाहिए, पिछड़े होने चाहिए। आर्थिक पिछड़ापन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे और कुछ फैक्ट्स और डेटा देखते हैं पीवीटीजीज के बारे में। जैसे कि मैंने बताया 75 ग्रुप्स हैं पीवीटीजीज के, 75, 18 स्टेट्स हैं जहां पर ये मिलते हैं, 18 स्टेट्स हैं। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करोगे तो याद रखेंगे, यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान और निकोबार है बस। ठीक है, वहां की जितनी भी ट्राइब्स मिलती है ना, जैसे ओंग, जरावा, शोम्पेन, ये सारी की सारी ट्राइब्स किसको बिलोंग करती हैं, पीवीटीजीज को बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग। ओके, अच्छा बच्चा लोग देखो, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हो सेशन को, फटाफट लिंक शेयर कर दो क्लास का, ताकि और लोग भी अपनी क्लास के साथ जुड़ पाए। अब चलते हैं आगे। देखिए 75 कम्युनिटीज है ना, इसमें सबसे ज्यादा कम्युनिटीज किस में मिलती हैं, ओडिशा में। ओडिशा में पीवीटीजीज का नंबर 15 है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पर आंध्रा आ जाता है 12, तीसरे नंबर पर बिहार और झारखंड है जिसमें 9 है। उसके बाद फिर एमपी और छत्तीसगढ़ यानी कि 7 7 7 दोनों में आपको देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु में 6 हैं, और केरला और गुजरात में अगर आप देखोगे तो 5 5 हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि पीवीटीजीज की संख्या, पीवीटीजीज की जो कम्युनिटीज हैं उनके नंबर के बेसिस पर अगर हम चलेंगे तो ये जो डेटा है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारी जो कुल एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कुल जनसंख्या है वो 10.45 सीआर है, 10.45 करोड़ है। अगर उस पॉपुलेशन में आप देखोगे ना, इस जनसंख्या में आप देखोगे तो पीवीटीजीज की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, अनुमानित जनसंख्या है, वो 28 लाख है, 28 लाख। यानी कि 75 ग्रुप्स मिलाकर के कितने हैं, लगभग लगभग 28 लाख हैं। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पीवीटीजीज की जनसंख्या किस स्टेट में है, तो वो भी याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज की जनसंख्या ओडिशा में है, 2.5 लाख से ज्यादा। तो नंबर ऑफ कम्युनिटीज भी सबसे ज्यादा यहीं पर है, और अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो वो भी यहीं पर है।
अच्छा, ये तो हमने देखा सबसे ज्यादा कहां पर है। क्या इसके अलावा और कुछ स्टेट्स में मिलती हैं? तो बिल्कुल, जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक। और जैसा कि नीचे लिखा है कि अंडमान के जो चारों जनजातीय समूह हैं, ठीक है, और निकोबार, निकोबार में निकोबारीज मिलते हैं, ठीक है। और अंडमान में अगर आप देखोगे जैसे ओंग है, जरावा है, शोम्पेन है, सेंटिनेल्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या सब कैसे हैं? ये सब के सब पीवीटीजीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं कि पीवीटीजीज के बारे में हमने उनकी संख्या और ये सारी चीजें तो देख ली। पीवीटीजीज आखिर किन मुख्य समस्याओं, मेजर चैलेंजेस को फेस करते हैं? देखिए, अगर आप पीवीटीजीज की मेन समस्याओं की बात करोगे ना, तो लैक ऑफ बेसलाइन सर्वेस, ठीक, लैक ऑफ बेसलाइन सर्वेस, यानी कि इन समूहों के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटा कलेक्शन जो है वो उतना इफेक्टिव, आंकड़े जो हैं उतने प्रभावी तरीके से इकट्ठे नहीं किए गए हैं। और सीधी सी बात है, अगर आपके पास अच्छी तरीके से एकत्रित किए गए आंकड़े नहीं होंगे तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने में दिक्कत जरूर होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। देखो, ये ज्यादातर पीवीटीजीज कहां पर रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में, वनीय क्षेत्रों में। अब वहां पर मान लीजिए आपने माइनिंग करना शुरू कर दी, कुछ मिनरल मिल गया, ठीक है, वहां पर आपने उसका उत्खनन शुरू कर दिया, या किसी नदी पर बांध बनाना, डैम बनाना शुरू कर दिया, तो उन सब चीजों से पीवीटीजीज क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं डिनायल ऑफ लैंड राइट्स, यानी कि भूमि अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। क्यों? ठीक है, जैसे एफआरए की हम बात करते हैं ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसको लेकर के काफी सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा देखो, क्योंकि फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, वनीय क्षेत्रों में रहते हैं, और हम लोगों ने बात की थी कि वनीय क्षेत्रों में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, है ना, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो उस वजह से इनको जो भूमि अधिकार हैं वो मिलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आप देखोगे लाइवलीहुड इश्यूज, यानी कि आजीविका से संबंधित दिक्कतें। अब आजीविका से संबंधित दिक्कतें क्या हैं? एक तो वन संरक्षण नीतियां हैं। भाई ऐसा नहीं है कि ना ये जंगल को काट करके और उसके जो लकड़ी वगैरह होगी वो क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को लेकर के पॉलिसीज हैं, लॉज हैं। दूसरी चीज आप देखोगे कि जो इनका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर मतलब लकड़ी नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, जंगल में बाकी जो चीजें मिलती हैं, ठीक है, जो भी ऐसे उत्पाद हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, ये उनको भी कलेक्ट करते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जो पॉलिसीज हैं या लॉज हैं, वन संरक्षण की जो नीतियां, कानून हैं, उससे इसमें भी दिक्कत होती है। ये बेचारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी उतना कलेक्ट नहीं कर पाते। और साथ ही साथ कुछ चीजें जो ये इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन्हें ये भी नहीं पता है, क्योंकि मेन सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं है, मुख्य समाज से जुड़े हुए नहीं है, तो इन्हें ये भी नहीं पता कि इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है ना, बाजार में कितना मूल्य चलेगा। तो जो बिचौलिए होते हैं वो इनसे कम दाम पर उन चीजों को खरीद लेते हैं और मार्केट में ले जाकर के अच्छे दाम पर उसे बेच देते हैं। अगला आता है हेल्थ इश्यूज, है ना, कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये फेस करते हैं, जैसे एनीमिया है, मलेरिया है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, स्किन डिजीज है, ये सारी चीजें। तो एनीमिया, मलेरिया, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए। उसके अलावा आप देखोगे कि अन्य बीमारियां जैसे पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, चर्म रोग। अब क्यों है ये सब चीजें? देखो, एक तो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, जिस इलाके में रहते हैं वहां पर साफ सफाई बहुत ज्यादा नहीं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं। उन इलाकों में आप देखोगे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसके अलावा सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास,
ठीक है। तो इन सभी चीजों की वजह से पीवीटीजीज को कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगला है इलिटरेसी, निरक्षरता। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप बात करोगे ना, मेन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे, सामान्य जनसंख्या से अगर आप तुलना करोगे तो एसटी पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट कम है, लेकिन उनमें भी सबसे कम लिटरेसी रेट किस में मिल रही है? पीवीटीजीज में देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आखिर पीवीटीजीज को कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली। अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जब आप करते हो तो जनरली हमें यह लगता है कि हम क्वेश्चंस कर लें, है ना, और क्वेश्चंस करके हमारा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स आप कहोगे क्लियर नहीं है, या आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, जानकारी की कमी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इसीलिए परीक्षाबाज आप लोगों के लिए लेकर के आया है सिलेक्शन एनहांसमेंट प्रोग्राम। ये है क्या? इस प्रोग्राम में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के साथ साथ क्या कराया जाएगा? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। एकदम फ्री क्लास है, इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस क्लास की टाइमिंग क्या है? ये क्लास आपकी आती है शाम को 6:45 पर। अभी इसमें 2 विषय, 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हिस्ट्री आती है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसकी क्लास आती है? पॉलिटी की क्लास आती है। तो ज्वाइन करिए इसको, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप अच्छी तरीके से तैयार हों। अब चलते हैं, सैचुरेशन क्या है। जैसे एक बात आई थी शुरू में, हम लोगों ने देखा कि भाई पीएम जनमन जो स्कीम है उसका काम है, उसका उद्देश्य है सैचुरेशन को अचीव करना, संतृप्ति आप कह सकते हो। देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं, यानी कि जो भी अधिकार हैं इन लोगों के, और जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, उसका 100% कवरेज, 100% कवरेज। ठीक है, यानी कि सभी लोगों तक जो भी अधिकार उनको मिलने चाहिए, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो चीजें पहुंच जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? सैचुरेशन कहेंगे। इसमें इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार। जैसे जमीन, जिस जमीन पर ये रहते हैं उस पर इनका अधिकार होना चाहिए, भाई इनको पेंशन्स वगैरह मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये चीज। और इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें आप देखोगे जैसे हाउसिंग, आवास, जल, ठीक है, सैनिटेशन, साफ सफाई, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें अगर इन लोगों तक पहुंच जाती हैं 100%, 100%, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन कहेंगे। अब इंटरवेंशंस क्या है, हस्तक्षेप क्या है? मैंने आपको बताया कि पीएम जनमन जो है उसमें 11 इंटरवेंशंस की बात की गई है, 11 इंटरवेंशंस, जिसमें 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। उन 11 इंटरवेंशंस में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आप बात करोगे एजुकेशन, एजुकेशन, शिक्षा, तो शिक्षा में जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग है, स्कॉलरशिप, यानी कि आवासीय विद्यालय बनाए जाएं, विशेष प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को, बच्चों को, छात्रवृत्ति दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि साक्षरता बढ़े, स्किल डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीजों पर यहां पर हमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखोगे हेल्थ केयर, किस जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको इंप्रूव किया जाए, जैसे मोबाइल क्लिनिक्स, ठीक है, जैसे डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम्स है ना, बीमारियों के रोग उन्मूलन को लेकर के अलग अलग प्रोग्राम्स चलाना। और इसके अलावा आप देखोगे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, यानी कि पोषण कार्यक्रम, पोषण का स्तर, अच्छा पोषण इनको मिल पाए, उसको लेकर के प्रोग्राम्स चलाना। लाइवलीहुड, आजीविका,
ठीक है, आजीविका की बात यहां पर हो रही है। और आजीविका की जब बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पीएम जनमन स्कीम के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं वन धन विकास केंद्र। क्या कहते हैं? वन धन विकास केंद्र, याद रखिएगा इसको, वन धन विकास केंद्र। अब ये वन धन विकास केंद्र क्या है? जो मैं आपको बता रहा था ना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों से ये जो भी उत्पाद जो ये लोग इकट्ठा करते हैं, हमने बात की कि इनको मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो नहीं पता होता और उससे इनका नुकसान होता है। तो सरकार ने इसी योजना के अंतर्गत, इसी स्कीम के अंडर ये बोला है कि हम जहां जहां पर पीवीटीजीज रहती हैं वहां पर वन धन विकास केंद्र बना देंगे। तो ये लोग अपने उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कलेक्ट करके लेकर के आए और उसको ला करके वहां पर बेच दें, तो इनको फिर दिक्कत नहीं होगी, इनको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा आता है हाउसिंग, के पक्के घर बना करके दिए जाएं और यहां पर किसका नाम आ जाएगा? पीएम आवास। ठीक है, तो पीएम आवास इनको मिल जाए। लैंड राइट्स, लैंड राइट्स भाई, जिस इलाके में, जिस जमीन में ये लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? वहां पर सर्वे कराना चाहिए। ठीक है, वहां पर सेटलमेंट होना चाहिए, जो भी मसले हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको सेटल करना चाहिए। तो लैंड राइट्स इन लोगों को मिल जाएं। और अगला है कल्चरल प्रिजर्वेशन। देखो, इन समुदायों की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो है इनकी संस्कृति, इनका कल्चर, इनकी आर्ट, इनकी लैंग्वेज, इनका जो जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएम जनमन के अंतर्गत ये भी एक चीज है कि इनके कल्चर को क्या किया जाए? प्रिजर्व किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, है ना, उसको लिखा जाए। ठीक है, दस्तावेजीकरण किया जाए और साथ ही साथ उसका प्रमोशन किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इंटर मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, 9 मंत्रालय शामिल हैं, जैसे ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इतने सारे मंत्रालय मिल करके इस स्कीम को क्या कर रहे हैं? लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और किस लिए? ताकि कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो पाए। मतलब इतने सारे मंत्रालय हैं तो उनके रिसोर्सेज, उनके संसाधन भी ज्यादा होंगे, और अगर सब मिलजुल करके ये काम करेंगे तो ये काम और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से हो सकता है। इस स्कीम के अंदर एक चीज फॉलो की गई है जिसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि आपने सेंटर में डिसीजन लिया, यानी कि केंद्र सरकार में, या जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल है वहां पर आपने फैसला लिया और उसको सीधे सीधे क्या कर दिया? लागू कर दिया। मतलब नीचे के लोगों की कोई भूमिका उसमें नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना है कि बस वो उसे इंप्लीमेंट करें। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, लोगों की, समुदाय की भागीदारी को महत्व दे रहे हैं। आप चाहते हो कि लोग किस में पार्टिसिपेट करें? डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में। इसमें किस किस को इन्वॉल्व किया गया है? ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है यानी कि जनजातीय सलाहकार जो परिषदें हैं, ठीक है, और इसके अलावा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो पारंपरिक संस्थाएं हैं। कोशिश ये की गई है कि वो उस इलाके में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या जरूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से उस इलाके का विकास होगा, इन सभी चीजों में वो
जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इसको कह रहे हैं बॉटम अप अप्रोच। कितना फाइनेंशियल एलोकेशन है? फाइनेंशियल एलोकेशन अगर आप देखोगे तो 24,104 करोड़ का है, ठीक है, 24,104 करोड़ का। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। सेंटर भी इसमें पैसा लगा रहा है लगभग 15,336 करोड़, और स्टेट का शेयर अगर आप देखोगे तो 8,768 करोड़ का है। तो यानी कि सेंटर भी इसमें एफर्ट कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी एफर्ट कर रही हैं। जब भी किसी स्कीम को आप लॉन्च करते हो ना, जैसे सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, सरकार का काम क्या है कि वो पॉलिसी या प्रोग्राम या स्कीम उसने बनाई, उसने फ्रेम की और उसने लॉन्च कर दी कि भाई ये स्कीम हमने लॉन्च की है, उसके लिए फंड अलॉट कर दिया। दिक्कत कहां पर आती? दिक्कत आती उसके इंप्लीमेंटेशन में कि क्या जमीनी स्तर पर उस स्कीम को ठीक तरीके से लागू किया जा रहा है, और ठीक तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके लिए जरूरी होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। यानी कि आप उस स्कीम के क्रियान्वयन को, उसके इंप्लीमेंटेशन को अच्छी तरीके से मॉनिटर करिए, उसकी जांच परख करिए, निगरानी करिए, और साथ ही साथ ये भी इवैल्यूएट करते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए कि कितना काम हुआ है और कितना काम होना अभी बाकी है। ठीक है, तो लगातार इस स्कीम के अंदर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात है। अब आते हैं कि ठीक है, सरकार एक स्कीम लेकर के आई है पीएम जनमन, तो इस स्कीम को, इस योजना को लागू करने में दिक्कतें कहां पर आएंगी? जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ बेसलाइन डेटा है ना। इन समुदायों की अगर आप बात करोगे तो इन समुदायों में केवल 40 ऐसे समुदाय हैं जिनके बारे में डेटा है, प्रॉपर डेटा है हमारे पास, यानी कि बाकी के 35 के बारे में डेटा नहीं है। तो ये एक दिक्कत होगी। इनकम्प्लीट सेंसस डेटा, जनगणना के आंकड़े भी इनके बारे में पूरे नहीं है, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा देखोगे डाइवर्स नीड्स हैं। भाई ये जो जनजातीय समुदाय हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, किसी एक जगह पर तो रह नहीं रहे। अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग रीजन्स का मतलब है कि ज्योग्राफिकली डिफरेंट है। एक जगह की ज्योग्राफी अलग है, मान लो कहीं पर वो हिली एरियाज में रह रहे हैं, कहीं प्लेट्यू रीजन में है, कहीं पर प्लेन में है। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, अलग अलग राज्यों की वजह से इनकी जो जरूरतें हैं वो भी एक जैसी नहीं होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे स्टिग्मा, मैंने कहा ना कि ये जो समुदाय हैं ये बड़े एक तरीके से आप कहोगे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बाहर की दुनिया से इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, जो इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, वहां पर पहुंचेगी तो वो इनको क्या कर सकती है, इनको डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ एक चैलेंज होगा कोऑर्डिनेशन इशू। जैसे हमने कहा ना 9 मिनिस्ट्रीज हैं, अब 9 मिनिस्ट्रीज अपने रिसोर्सेस लगाएंगी, अपने संसाधन इसमें लागू करेंगे, तो अच्छी बात है कि संसाधन ज्यादा हो जाएंगे, उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। मगर दिक्कत एक और भी तो है कि उन 9 मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, उन 9 मंत्रालयों के बीच में क्या होना, समन्वय होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने पीएम जनमन के बारे में जितनी चीजें कवर अप करनी थी वो कर ली। लास्ट में एक छोटी सी चीज और बता दूं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ये है कि अभी, ठीक है, 2-4 दिन पहले ही पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत एक छोटा सा आप कहते हो सब स्कीम कह सकते हो, लॉन्च की गई जिसको आप कहेंगे सोलर लाइटिंग मिशन। ठीक है, सोलर लाइटिंग मिशन। अब इस सोलर लाइटिंग मिशन में क्या चीजें हैं मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूं। देखो, इसको आप कह सकते हो कि बात की जा रही है कि लगभग 1 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं, 1 लाख जो घर हैं,
उन 1 लाख घरों को, ठीक है, क्या है ये, सोलर लाइटिंग स्कीम है। इसमें क्या किया जा रहा है, 1 लाख घरों को, 1 लाख हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई करने की बात हो रही है कि सौर्य तरीके से सौर्य बिजली जो है उनमें क्या की जाएगी, पहुंचाई जाएगी 1 लाख घरों को। ठीक है, इस स्कीम को अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे हम जब घरों की बात करें ना, 1 लाख घरों तक पहुंचाएंगे, तो इसमें 2 बातें आती हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे जितने भी घर हैं जो दूर दूर हैं, एक घर यहां पर है, दूसरा कहीं दूसरी जगह पर है तो उनके लिए प्रोविजन ये है कि उनके लिए सोलर होम लाइटिंग सॉल्यूशंस लगाए जाएंगे। मतलब उनके घर में ही सोलर पैनल वगैरह लगा करके और वहां पर लाइटिंग की सुविधाएं बना दी जाएंगी। लेकिन अगर किसी जगह पर क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब कई सारे घर एक ही जगह पर हैं, तो वहां पर कोशिश की जाएगी कि एक छोटा सा सोलर प्लांट लगा करके उससे प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए, और उन सब घरों को बिजली की सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। इसे हम कहेंगे सोलर मिनी ग्रिड्स। ठीक है, सोलर मिनी ग्रिड्स पहली चीज। इसके अलावा बात की जा रही है कि इन इलाकों में जो मल्टीपर्पज सेंटर्स हैं, ठीक है, जो बहुउपयोगी केंद्र हैं, उन मल्टीपर्पज सेंटर्स पर भी सोलराइजेशन किया जाए कि यानी कि वहां पर भी सौर ऊर्जा की उपलब्धता हो, इसके प्रावधान, इसके प्रोविजंस वहां पर भी किए जाएं। इसका जो टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो इसका टाइम पीरियड 2023-24 से 2025-26 है। ठीक, ये टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा। कौन सी मिनिस्ट्रीज, कौन से मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो है ही, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है वो तो यहां पर काम कर ही रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा का जो मंत्रालय है वो भी इसमें काम करेगा, और इन मंत्रालयों का काम है मॉनिटर करना। इस स्कीम को लागू कौन करेगा, उस इलाके में जो भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं। डिस्कॉम्स मतलब जो बिजली का वहां पर वितरण कर रही हैं, ठीक है, वो वितरण करने वाली कंपनियां उन इलाकों में अपने अपने इलाकों में इस स्कीम को क्या करेंगी, लागू करेंगी। ठीक है,